और अब गतिविधियां विस्तार से। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं चुनावी परिवेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा की प्रासंगिकता विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकरवादी नेटवर्क के संस्थापक एवं डीएवी गर्ल्स कॉलेज में मानवाधिकार विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान उपस्थित युवाओं के विभिन्न सवालों के जवाब डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा दिए गए। भारतीय समाज में दलित बहिष्कार विषय एवं देश की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा की प्रासंगिकता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकरवादी नेटवर्क के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा इन दिनों समाज में अलख जगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्ण कुमार पेशे से प्राध्यापक हैं और डीएवी गर्ल्स कॉलेज के मानवाधिकार विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार दलित राजनीति के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल अंबेडकराइट्स नेटवर्क के संस्थापक होने के साथ साथ युवाओं के आदर्श भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कृष्ण द्वारा संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चिंतन किया जा रहा है। उनकी टीम के सभी सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों तथा अलग अलग समुदायों से जुड़े लोगों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा आज के चुनावी परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे और सिद्धांत उठाए थे वह अभी भी भारतीय समाज और राजनीति को प्रभावित करते हैं। उनकी प्रमुख विचारधारा में सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता पर जोर दिया गया था, जो आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। डॉक्टर कृष्ण ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और विशेष रूप से चुनावी राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का जिक्र करना और उनके सिद्धांतों पर काम करना दोनों अलग अलग विषय है, क्योंकि वोट की राजनीति के चलते भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर कार्य करना टेढ़ी खीर के समान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान के मूल उद्देश्यों और वर्तमान राजनीति को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर कृष्ण ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज भी दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मुद्दे चुनावी चर्चाओं का मुख्य हिस्सा हैं। राजनीतिक पार्टियां इन वर्गों के वोट पाने के लिए उनके अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात करती हैं। डॉक्टर कृष्ण ने कहा कि अंबेडकर की यह मान्यता थी कि समाज में समानता के बिना प्रगति संभव नहीं है। आज भी आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच जैसे मुद्दे चुनावी वादों का हिस्सा हैं। आज राजनीतिक पार्टियां सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए योजनाओं और नीतियों की घोषणाएं करती हैं, परंतु यह सब किसी विशेष समाज और समुदाय के वोट बटोरने के लिए ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से कई महत्वपूर्ण सीख ले सकती है, जो उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक विकास में मदद कर सकती हैं। अंबेडकर ने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों का पालन किया वे आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को शिक्षित और संगठित होने के साथ साथ सहयोग की भावना को भी अपनाना होगा, क्योंकि सहयोग के बिना किसी भी समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा और संगठन यह दोनों स्वयं के विवेक और सोच पर निर्भर करते हैं, परंतु सहयोग करना सामूहिक विचारों और सद्भावना से संभव हो सकता है। डॉक्टर कृष्ण ने संपूर्ण समाज के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों और सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए हमें स्वयं आगे आना होगा और निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश व समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। इस समय डॉक्टर कृष्ण कुमार जी मेरे साथ हैं और मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी को देना चाहूँगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी डीएवी कॉलेज में प्राध्यापक हैं मानवाधिकार विभाग के, और इनके द्वारा समय समय पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर अभी हाल ही में यूएसए में भी एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था, और आज इनके द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें
जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और जो भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा है उसकी क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में, उन सभी विषयों पर आज यहाँ पर बातचीत हुई। यदि हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी जल्दी होने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियाँ इस समय तेज़ हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पार्टियों का, अपनी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है कि उनकी जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो हमारे संविधान पर, लोकतंत्र पर हावी दिखाई देती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी को पढ़ता हूं तो इंडिया में पहला जो इलेक्शन है वो 1951 और 52 में हुआ। तो दोनों देश बन गए, एक पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया बन गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, इधर गांधी जी और ये सरकारें बनी, नेहरू जी। तो गांधी जी ने जो रास्ता है और खासकर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, तो उस संविधान में एक प्रोसेस था। और हम भी जब डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, एक डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके लिए जो सबसे, अगर मैं कहूँ, पानी का काम करता है, वो काम करता है एक इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन कैसा होना चाहिए? ये इलेक्शन होना चाहिए फेयर इलेक्शन। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो संविधान के अंदर बात कही गई है, जो हमारे भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसके विपरीत कुछ चल रहा है इस समय देश के अंदर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि जो सर हमको सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, क्या हमारी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जैसी थी वैसी ही चल रही है या इसको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया है? तो इसमें मेरा आंसर यही रहेगा कि टाइम टू टाइम क्या है कि कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आप देखिए तो पहले जो हमारी 1968 तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस। उसके बाद फिर कुछ जनसंघ, अभी तो बीजेपी, बसपा, कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ये सब है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि वो सत्ता में आने के लिए कुछ आइडियोलॉजी को लेके चलती है, ताकि उस आइडियोलॉजी के बेसिस पर वो क्या करे, अपने आप को एस्टैब्लिश करे। अगर आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बात करेंगे तो 85 से बनी, फिर गांधी ने उसको लीड भी किया और नेहरू जैसे लोग उसमें रहे। तो उनका था कि जहां तक मुझे समझ आता है कि वो एक सेकुलर, एक इंक्लूसिवनेस की कोचिंग की रही, और जैसे जैसे मतलब पीसफुल, इन सब चीजों को। वही भी फिर एक दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी है, आपकी बात सही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, रिलीजियस राइट्स है, तो उन रिलीजियस राइट्स में ये चीज भी मेंशन है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी रिलीजन में कोई टैक्स नहीं ले सकते। तो अभी क्या है कि डायरेक्टली तो इस तरह का नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरह की कुछ हो रहा है, तो वो हमारे एक सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तब तक हमारी डेमोक्रेसी और हम लोग सेफ हैं, क्योंकि लोगों का मत है, और लोग जब भी उनको लगेगा कि ये इज्म जो है, इज्म हमेशा टूटे हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म है, चाहे वो गांधीज्म है, चाहे अभी हिंदुज्म भी है, और सेकुलरिज्म भी टूटा ही है, तो ये भी इज्म टूटेगा। और एंड में तो फाइनली, अगर जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक ही इज्म सर्वाइव करेगा और वो है ह्यूमनिज्म, तो ये एक प्रोसेस है एक इज्म को बनने का, बिगड़ने का, और फाइनली ह्यूमनिज्म तक जाने का। बल्कि हम ज्यादा लकी हैं, नहीं तो इस ह्यूमनिज्म तक पहुंचने के लिए
अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, लिंकन का एसोसिएशन हुआ, इंग्लैंड में भी कई तरह की ग्लोरियस रेवोल्यूशन और अलग अलग तरह की फ्रेंच रेवोल्यूशन पड़ गई, लेकिन हम आजाद हुए तब से हमारे यहाँ पर इस तरह का नहीं है। और मुझे लगता है कि हम ज्यादा पीसफुली क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के पास थोक के भाव में मखोटे रखे हैं। वो मखोटे क्या है कि वो किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो वो मखोटा अपना तैयार करके और वहाँ पे चले जाते हैं। ये कड़वा सच है। यदि वो दलित समाज में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करेंगे, उनकी विचारधारा की बात करेंगे, अपने पार्टी के जो सिद्धांत हैं उनका बताएं कि हमारे जो हमारी पार्टी है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे काम कर रही है। महिलाओं का संरक्षण हो रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर यदि हम देखते हैं तो वो सभी चीज़ें लगभग शून्य दिखाई देती हैं। तो इस परिस्थिति में आप क्या मानते हैं कि जो सभी राजनीतिक दल हैं, हम किसी एक विशेष राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे, तो क्या उनको उस विचारधारा पे काम करने की ज़रूरत है? और जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको भी अपना निजी स्वार्थ में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं। एक मेरा पक्ष है कि मैं आपको वोट देना चाहता हूँ, मैं आपके चेहरे को पसंद करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को पसंद करता हूँ, लेकिन जो आपका काम करने का तरीका है वो गलत है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। तो क्या इन दोनों अवस्थाओं में पार्टियों को और मतदाताओं को परिवर्तन की जरूरत है? एक यहाँ पर खासकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था इस चीज को लेकर जब वो स्पीच दे रहे थे कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे बड़ा खतरा क्या है? हीरोइज्म। क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे देखा था कि गांधी जी जो थे उनको लोग उनकी विचारधारा या उन सब चीजों को तो जानते ही थे, लेकिन एक हीरोइज्म की तरह बिल्कुल लिया। तो उन्होंने वो उस टाइम पे वार्निंग दिया था कि आपने क्या करना है, कभी भी किसी नेता को, किसी पॉलिटिशियन को एक हीरोइज्म की तरह नहीं मानना, बल्कि उसको क्रिटिकल मानना है। तो जब तक हमारे मतदाता में एक क्रिटिकल अप्रोच नहीं आएगी तो डेफिनेटली हमारा जो पॉलिटिशियन है वो भी क्यों काम करेगा। उसको जब वोट किसी ऐसे मुद्दे पे मिल जाएगी जिसमें करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो काम क्यों करेगा। अगर उससे पूछेंगे, जब एजुकेटेड होंगे हमारे वोटर्स कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ इतने स्कूल्स थे अब कितने हैं, लास्ट टाइम हमारे कितने कॉलेजेस थे अब कितने हैं, कितने रोड्स हैं, अगर हम ये चीज पूछेंगे तो फिर ठीक है। अभी आप देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ लोग जो है वो उनको सरकार राशन दे रही है। तो ये मतलब अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि 80 करोड़ लोग जब अनाज ले रहे हैं तो ये लोग कौन है? एक देश के लिए बहुत बड़ी वो है कि मतलब 80 करोड़ लोग, या तो एक ही चीज हो सकती है, या तो आदमी गरीब भी हो सकता है या अमीर भी हो सकता है, जबकि ये जो संख्या है ये कम होनी चाहिए डे बाय डे। जिस दिन यहाँ पे ये संख्या वाकई में कम हो जाएगी तो उस दिन हम सोच सकते हैं। अभी तो राशन से ऊपर उठे तो ये तो है, देखिए वो 5 किलो राशन पे वो लोग खुश हैं तो क्या करें, सरकार कितना बड़ा काम करेगी। और इसमें ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो विचारधारा रही है उसमें ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके विचारधारा पर बहुत काम चल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है उन तक सभी युवा, उसमें किसी विशेष समाज की या विशेष समुदाय की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सभी भारत के सभी युवाओं तक उनकी जो विचारधारा है, जो उनके विचार हैं और जो एक उनका उद्देश्य था भारत को लेकर, वो उन तक युवाओं तक पहुँचे, किस प्रकार उनको पहुँचा सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बुक लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये जो बुक है इसको जो पढ़ता है आदमी, इसमें युवाओं को बताया गया है कि उनको क्या क्या करना है, क्योंकि कास्ट में कोई दिक्कत नहीं है जहां पे मैंने पढ़ा, लेकिन जब कास्ट में क्या बन जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए हमारे नाम है ABCD, लेकिन वो सारे ऐसे हैं ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है?
लेकिन जब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर कास्ट इस फ्रेम में है, ये इसमें है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते थे कि हमारे यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है वो एक ऐसे बहुमंजिल मकान की तरह है जिसमें स्टेयर्स नहीं है, और जो आदमी जिस मंजिल पर जन्म लेगा उसी मंजिल पर उसको रहना पड़ेगा। अगर एक पहली स्टेज पे जो स्टैंड पे था मतलब ब्राह्मण है, तो फिर वो ब्राह्मण उसने जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही रहेगा। एक जो दलित है, शूद्र है, वो शूद्र में जन्म ले लिया तो वो लाइफ टाइम तक वो शूद्र ही रहेगा। तो कास्ट में दिक्कत है, लेकिन उसकी जो ग्रेडिंग है उसमें दिक्कत है। तो युवा जो है वो क्या करें, इस ग्रेडिंग को ना माने। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्लोगन है अम्बेडकर जी का, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। अब ये जो स्लोगन है इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेंज करने का टाइम आ गया, क्योंकि उस टाइम पर जो उनका संघर्ष था अम्बेडकर जी का, वो था डायरेक्टली जो स्टीरियोटाइप हिंदू थे, लिबरल हिंदू उनके साथ काम कर रहे थे। स्टीरियोटाइप्स के मंदिर में दलित कमा नहीं करना, उनके साथ बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं, उनको जस्ट मतलब ह्यूमन ही नहीं माना। वो कहते थे कि हम तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे एक राइट मांग रहे हैं कि आप हमें क्या मान लो, एक ह्यूमन मांग लो। वो तो कुछ मांग ही नहीं रहे हमसे कि हमें कोई मतलब वोट का अधिकार दो, हमें रोजगार दो, या हमें कोई भत्ता दो, तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं थी। वो तो कह रहे थे कि आप बस हमें एक ह्यूमन मांग लो और एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर लो। लेकिन अब क्या है कि इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इतना सुधार भी हुआ है। शिक्षित बनने की जरूरत है, संगठित बनने की जरूरत है, और जो संघर्ष वर्ड है इसको मैंने तो निकाल दिया अपने लाइफ से, और यहाँ पे क्या है, सहयोग करने की जरूरत। आपने अब ये नहीं देखना कि मैं लड़ू किससे, आपने ये देखना कि मैं सहयोग किसके साथ करूं। अब ये देखिए लोग सारे बैठे हैं यहाँ पे, सब अपने अपने फील्ड में जितना हो रहा है उतना काम कर रहे हैं। किसी का भी मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन है, इतना सा कंट्रीब्यूशन भी अच्छे के लिए बहुत होता है। तो ये सारे लोग क्या है, अगर हम इनको हर एक जाति की तरफ से मानेंगे कि नहीं उस कास्ट का है तो इसका कोऑपरेशन नहीं ले लें, या ये उस कास्ट का है ये काम कर ही नहीं सकता, तो हम क्या कोऑपरेशन ले लेंगे, हम तो लड़ने वाला ढूंढते हैं। तो मेरा यूथ को ये है कि इस बात को हमने मानना है कि शिक्षित बनना है, संगठित बनना है, और क्या करना है, सहयोग करना है। डॉक्टर कृष्ण जी ने जिस प्रकार अपने विचार रखे, और आज का जो विषय था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा की वर्तमान परिस्थितियों में क्या प्रासंगिकता है, उसको लेकर इन्होंने बात कही। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी अंतिम इनके जो बात रही है कि शिक्षित, संगठित और सहयोग, क्योंकि संघर्ष उन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संघर्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और वर्तमान समय में राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात हम करें, तो वो संघर्ष शब्द की जगह यदि हम सहयोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ये तनाव है, आपसी जो तनाव है, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब बात सहयोग की आती है तो उसमें किसी कास्ट की बात नहीं आती, किसी ग्रेड की बात नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्रेड उस समय जो एक मंजिल वाली बात है कि अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर आज की जो परिस्थितियां हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। और जो स्लोगन है, स्लोगन में जो संघर्ष की जगह यदि सहयोग, आपसी सहयोग रहेगा तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह और अधिक मजबूत होगी, और हमारा जो मत है उसका सदुपयोग होगा। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी किसी भी मतदाता का शोषण नहीं हो सकता, यह निश्चित है, बशर्ते जो डॉक्टर साहब ने बात कही है, यदि इन चीज़ों का सभी का अनुसरण किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।